सुप्रभात। आदरणीय निदेशक महोदय, वरिष्ठ वैज्ञानिक गण, मेरे सहकर्मी और मेरे प्रिय साथियों, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जो ये प्रस्तुति मुझे पेश करने का मौका दिया गया है, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और मेरी प्रस्तुति का विषय है पर्यावरण के अनुकूल शहर। पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ शहर बनाने के अभिनव तरीके, इनोवेटिव वेज ऑफ मेकिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल सिटीज। तो पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ शहर क्या है? बेसिकली इसका कंसेप्ट क्या है? इसका कंसेप्ट है हमें वायु प्रदूषण को कम करना, कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है उसको कम करना, एयर की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, और जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको सेफ गार्ड करना, जिससे वो हमारे आने वाली जो यंग जनरेशन हैं उनको मिल सके, उनको क्लीन एयर मिले, क्लीन वाटर मिले। और उसको हम कैसे असिस्टिव टेक्नोलॉजी के साथ, सहायक प्रौद्योगिकी के साथ मिलकर कैसे हम उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं। तो जो इस कंसेप्ट में है, इसमें जो शहर के निवासियों के लिए एक स्वस्थ वातावरण और शहर के लिए कम कार्बन पदचिह्न, कार्बन फुटप्रिंट्स, उनको कम करना है। तो जो अभी ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का जो हम इफेक्ट देख रहे हैं अपने अलग अलग जगह पर, कहीं पे फ्लड्स आ रही हैं, कहीं पे सूखा पड़ रहा है, तो वो ये ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की वजह से, पॉल्यूशंस की वजह से, इसकी वजह से जो टेम्परेचर हमारा बढ़ रहा है, जो अंटार्कटिका में जो बर्फ पिघल रही है, उसके जो क्लाइमेट के जो इफेक्ट्स हैं, उन क्लाइमेट के इफेक्ट्स को हमें रिवर्स करना है। और रिवर्स कैसे किया जा सकता है? जब हम पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ शहर बनाएंगे, तो इसमें जो हमारे कम्युनिटीज हैं, जैसे हमारे शहर के रेजिडेंट्स हैं, वर्कर्स हैं, जो विजिटर्स हैं, उन सभी को मिलकर काम करना होगा, जिससे हम अपने इकोसिस्टम को विद सोशल और इकोनॉमिक नीड्स के साथ बैलेंस करते हुए हमें इस चीज को प्राप्त करना है। इसकी आवश्यकता क्यों है? ये अनुमान है कि 2050 तक दुनिया की लगभग 70% जो आबादी है वो शहरों में रहेगी। तो बढ़ी हुई जनसंख्या और जो टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट होगा, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होगा, उससे हमारे जीवन जीने का जो तरीके हैं वो बदल रहे हैं। हमारे जो ग्रह की स्थिरता है पहले से कहीं अधिक खतरे में है। जैसा कि आप पृष्ठभूमि में, बैकग्राउंड में देख सकते हैं, हाफ पार्ट में पोल्यूशन की वजह से पृथ्वी का कैसे क्या अफेक्ट हो रहा है, और दूसरी तरफ हमें कैसी पृथ्वी चाहिए। हमें इन दोनों चीजों में देखना पड़ेगा। हमें डेवलपमेंट भी चाहिए, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट भी चाहिए, और हमें क्लीन एनवायरनमेंट भी चाहिए और क्लीन एयर भी चाहिए। तो इन दोनों चीजों का बैलेंस बनाना ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम तुलना करें 1971 से, तो ग्लोबल एनर्जी में 70% उपयोग में वृद्धि हुई है, और अगले 15 वर्षों में ये अनुमान है कि ये प्रतिवर्ष 2% बढ़ने की उम्मीद है। अगर डेवलपमेंट इसी इसी फास्ट पेस से होता रहेगा, तो ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर्स हैं, और ओजोन है, इसमें भी वृद्धि होगी। और इस वृद्धि की जो कंपैरिजन किया गया, वो 50% के लगभग इनमें वृद्धि होगी। 1950 के बाद से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में भारी वृद्धि हुई है। वैश्विक जलवायु में इसके कारण काफी बदलाव आया है। जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं, जीवाश्म ईंधन है, उनके दहन से जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन में है वो काफी वृद्धि हुई है। रूट क्रॉप्स हैं, जैसे रेडिश है, कैरेट्स हैं, इनकी खेती से, पटैटो की खेती करने से, ये बेसिकली ये जो रूट क्रॉप्स हैं ये नाइट्रोजन छोड़ती है, जिसकी वजह से एसिड रेन की जो घटनाएं हैं वो काफी बढ़ गई हैं। फिर आग है, प्रदूषण है, और मानव प्रभाव के कारण जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे सॉइल है, फॉरेस्ट हैं, और फिश एक्वेटिक हैबिटेट्स है, उन वो भी डिक्रीज होते जा रहे हैं। वनों की कटाई और प्रदूषण जैसे मानवीय गतिविधियों के परिणाम स्वरूप जो हमारी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसको नुकसान हो रहा है। जो हमारी वैश्विक अर्थव्यवस्था है उसका 40% जैविक रूप से उत्पन्न बायोलॉजिकली ड्राइव प्रोडक्ट्स पे निर्भर करता है। तो प्रदूषण के उस स्तर के कारण हमारी पानी, मिट्टी और हवा खराब हो गई है। तो इसका इफेक्ट कहाँ पे पड़ेगा? इसका इफेक्ट सबसे ज्यादा उन लार्ज सेटलमेंट्स पे पड़ेगा जहाँ पे ज्यादा डेवलपमेंट है। तो इसका नतीजा ये होगा कि एक स्थायी शहरी जीवन की जरूरतों को पूरा करने के लिए जो हमारे अर्बन प्लानर्स हैं, उनको अपने स्ट्रक्चर्स और वर्किंग स्टाइल्स को चेंज करना होगा, उनको इसके बारे में सोचना होगा।
तो अर्बन प्लानिंग एक इस कड़ी में बहुत इम्पोर्टेंट पैरामीटर बन जाता है। हमने देखा भी होगा, जैसे हमारी अभी मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स जो बन रही है, जो हमारे अर्बन प्लानर्स हैं जैसे हुडा है या डीडीए है, उन्होंने एक कंप्लीट सेट ऑफ एक्टिविटीज ऐसे बनाया है, जैसे अगर कोई हम मल्टी स्टोरेड का एग्जांपल ले, तो ग्राउंड कवरेज एरिया को उन्होंने निर्धारित कर दिया है, इससे ज्यादा आपको ग्राउंड कवरेज नहीं मिलेगा। फ्लोर एरिया रेशियो उन्होंने डिफाइन कर दिया है। अब उसमें ग्राउंड कवरेज में जो बाकी बचा पोर्शन है, उसमें ग्रीन एरिया कितना होगा, वाटर बॉडीज कितनी होगी, वो उन्होंने एक पूरे सेट ऑफ एक्टिविटीज बना के उन्होंने एक इस चीज को रेगुलेट कर दिया है। इस कड़ी में जो नए कंस्ट्रक्शन हो रही है उनमें तो ये अप्लाई कर ही रहा है, लेकिन जो मौजूदा शहर हैं, जो सिटीज हैं, वो जो गिरावट या जो सफर कर रही हैं, जैसे हमारे अभी दिल्ली में एयर पोल्यूशन कितना बढ़ा हुआ है, अगर यहाँ भी हम उन चीजों को अगर रेगुलेट करें, तो हम अर्बन रिन्यूअल की तरफ जा सकते हैं और एक प्रॉपर सामंजस्य वातावरण में और डेवलपमेंट में बना सकते हैं। तो 20वीं सदी के अंत में सतत विकास शब्द सस्टेनेबल ने सभी नियोजन लक्ष्य जितने भी प्लानिंग गोल्स हैं उनके योग में एक आदर्श परिणाम का प्रतिनिधित्व किया है। अब इसका कंसेप्ट बेसिकली क्या है? शहरी नियोजन के जो नवीनतम दृष्टिकोण है, वे शहरों के भविष्य के विकास की नवीन अवधारणाओं को बढ़ावा देते हैं। ये अवधारणाएं बेसिकली इस थ्योरी पे बेस्ड हैं। लिविंग की शहर जो जटिल चयापचय है के साथ एक जीवित जीव के रूप में कार्य करता है। अ सिटी फंक्शंस एज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब ये है कि जैसे एक जीवित जीव है, वो एक इकोसिस्टम में रहता है, एक इकोसिस्टम जो उसका डेवलप होता है, अगर उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, तो वो जीव उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेता है। तो उसी तरह हमें सिटीज को भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह ट्रीट करना है, जिससे कि जो भी अगर हमारे इकोसिस्टम में जो चेंज आते हैं, तो अगर वो चेंजेस खराब हैं, तो उन चेंजेस के अकॉर्डिंग उसको कैसे मॉडिफाई करके हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये इसका कंसेप्ट है। इस उद्देश्य के लिए नई जो शहरी अवधारणाएं हैं, जो नए नए कंसेप्ट हैं, जैसे कहीं पे उसको नया शहरीकरण, न्यू अर्बनिज्म, हरित शहरीकरण, ग्रीन अर्बनिज्म, जैव शहरीकरण, बायो अर्बनिज्म, जैव प्रेमपूर्ण शहर, बायोफिलिक सिटी, स्मार्ट शहर, स्मार्ट सिटी, स्थायी भवन, सस्टेनेबल सिटी, पर्यावरण शहर, इको सिटी, और हरित शहर, ग्रीन सिटी। ये कंसेप्ट जगह जगह पे हर एक कंट्रीज के मुताबिक जैसा जिसको सूट करता है, वैसे उन्होंने ये कंसेप्ट्स दिए हैं पर्यावरण के अनुकूल शहर बनाने के लिए। नया शहरीकरण बेसिकली मैटर और जो हमारी एनर्जी है उसकी खपत को कम करना और लोगों और पर्यावरण के बीच में एक बैलेंस बनाना है। अगर ग्रीन अर्बनिज्म की बात करें, तो इसका मुख्य उद्देश्य है शून्य शून्य उत्सर्जन, मीन्स जीरो एमिशन, और शून्य अपशिष्ट, जीरो वेस्ट। शहरी डिजाइन के लिए एक वैचारिक मॉडल है जो सबसे पहले 1990 के दशक में आया था। इसमें हमें इंटेंसिव एनर्जी एफिशिएंट शहर विकास को बढ़ावा देना, जो मौजूदा शहर हैं उनको ट्रांसफॉर्म करना, जैसा कि अभी मैंने पहले डिस्कस किया, जो हमारे गिरावट से पीड़ित जो शहर हैं, या और फिर से इंजीनियर करने और औद्योगिक के बाद के केंद्र को पुनः उत्पन्न रीजनरेट करने की मांग है। जो हमारे पोस्ट इंडस्ट्रियल सिटीज हैं उनको फिर से रीजनरेट करना, ये ग्रीन अर्बनिज्म के मुख्य उद्देश्य हैं। उसके बाद आता है हमारा जैव शहरीकरण, बायो अर्बनिज्म। बायो अर्बनिज्म में एक अनुकूल शहरी वातावरण, मीन्स कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हमें बनाना है। इस प्रकार इस अवधारणा का उद्देश्य जो हमारे खोए हुए मूल्य और शहरी पारिस्थितिक तंत्र है, उसके संतुलन को बहाल करना है। प्रकृति और लोगों के बीच में था, उसी के सिद्धांत को हमें इसमें मजबूत करना है, मीन्स लोगों के लिए, फॉर द पीपल। जैव प्रेमपूर्ण शहर या बायोफिलिक सिटी। बायोफिलिया बेसिकली एक शब्द है जिसे अमेरिकन बायोलॉजिस्ट ने प्रकृति और वन्य अन्य जीवन रूपों के साथ मनुष्य के संबंधों का वर्णन करने के लिए लोकप्रिय बनाया है। बायोफिलिक शहर में बड़ी मात्रा में प्राकृतिक तत्व होते हैं और प्रकृति के संरक्षण और बहाली की ओर उन्मुख होते हैं। वे शहरी डिजाइन में प्रकृति को एकीकृत करते हैं। अगर इसका हम एक लाइव एग्जांपल तो नहीं कह सकते, पहले इसका एग्जांपल बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन्स के रूप में था, जो कि अभी कंप्लीट नष्ट हो चुके हैं। तो ये एक 3D मॉडल बनाया है। इस 3D मॉडल में आप देखेंगे कि यहाँ पे वाटर बॉडीज हैं, वाटर बॉडीज के साथ साथ ये हैंगिंग गार्डन्स हैं।
तो ये बेसिकली, और जो ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ये प्योर रॉक से बनाया हुआ है। तो ये एक प्रकृति के साथ डेवलपमेंट को दिखाने के लिए है कि ये एक पर्टिकुलर जगह पे एक डेवलपमेंट करके एक इकोसिस्टम क्रिएट किया गया है जिसमें नेचर और लोगों के बीच में एक संतुलन दिखाने के लिए। तो बायोफिलिक डिजाइन एक अवधारणा है जिसका उपयोग भवन उद्योग के भीतर प्रत्यक्ष प्रकृति, अप्रत्यक्ष प्रकृति और स्थान की स्थितियों के उपयोग के माध्यम से प्राकृतिक पर्यावरण में रहने वाले जुड़ाव को बढ़ाने के लिए किया है। ये बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन से एक इसका एग्जाम्पल है। स्थायी शहर, सस्टेनेबल सिटीज या सिटी। स्थायी शहरों या पर्यावरण शहरों के पर्यावरण पर उनके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए अपशिष्ट उत्पादन, वेस्ट जनरेशन के इनपुट को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। स्मार्ट शहर, स्मार्ट सिटी। एक शहर को स्मार्ट के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जब सामाजिक मानव पूंजी मीन सोशल ह्यूमन कैपिटल या अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और जो हमारे नेशनल रिसोर्स जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका रैशनल मैनेजमेंट हो, और उनके निवेश में एक सतत आर्थिक विकास और समुदाय के सदस्यों से भागीदारी कार्यों और प्रतिबद्धता के माध्यम से जीवन की उच्च गुणवत्ता को प्रोत्साहित करता है। मीन्स इन चीजों को अपना के और जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है उनका रैशनल मैनेजमेंट, रैशनल यूज होके हम क्वालिटी लाइफ की क्वालिटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, ये स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट है। हरित सिटी, हरित शहर। हरित शहर का मतलब शहरी क्षेत्रों की स्थिरता को बढ़ाने का एक तरीका है। ये पारिस्थितिक तंत्र जो हमारा इकोसिस्टम है उसकी सेवाओं पर निर्भर शहरी नियोजन की एक कंसेप्ट है जो हरित बुनियादी ढांचा आपूर्ति कर सकता है। संक्षेप में अगर हम कहे जाएं, जो हमने पीछे ग्रीन अर्बेनिज्म, न्यू अर्बेनिज्म, जो सारी चीजें हमने अभी डिस्कस की है उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सारी प्रॉपर्टीज इसमें ग्रीन सिटी में ली गई हैं। तो हरित बुनियादी ढांचा हरित क्षेत्रों और हाइड्रोग्राफिक तत्वों का एक परस्पर नेटवर्क है जो जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और वृद्धि में योगदान देता है, और शहरी वातावरण के भीतर उनकी प्राकृतिक स्थिति के करीब जो बायोलॉजिकल प्रोसेस, जो उनके नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस है उनको ध्यान में रखते हुए इसका उद्देश्य रखा गया है। इस प्रकार यह जीवन की गुणवत्ता और स्थिरता को बढ़ाने का बढ़ावा देता है। अगर हम एक डायग्राम के माध्यम से इसे समझें तो हरित, स्वच्छ और अक्षय ऊर्जा ये पर्यावरण के अनुकूल शहर के मेन पैरामीटर्स हैं जिनको लेकर हम एक सतत विकास की तरफ भी जा सकते हैं और पर्यावरण के अनुकूल शहर भी बना सकते हैं। अब इसमें इनोवेटिव आइडियाज में सबसे पहला आइडिया है ब्लू ग्रीन कॉरिडोर। अब जैसे आप देख पा रहे हैं इस चित्र में, यहाँ पे ब्लू ब्लू एरियाज हैं और ग्रीन एरियाज हैं। ब्लू से मतलब है वाटर बॉडीज, ग्रीन से मतलब है लैंड कवर्ड विद ट्रीज, श्रब्स। तो ग्रीन कॉरिडोर में शहर में हरित गलियारों के रेखीय प्राकृतिक संरचना के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जैसे कि पेड़ और पौधे जो एक हरे भरे शहरी नेटवर्क बनाने के लिए अन्य हरे और खुले स्थानों को जोड़ते हैं। ये नेटवर्क पारिस्थितिक सेवाएं जैसे इकोलॉजिकल सर्विसेज प्रदान करते हैं, जैसे शहरी वन्य जीवों के लिए आवास, शेल्टर और संसाधन रिसोर्सेज। साथ ही शहरी आबादी को सेवाएं प्रदान करना और गतिशीलता नेटवर्क और स्थायी और सक्रिय परिवहन मार्गों के प्रावधान के माध्यम से हरे रंग की जगह तक पहुंच, जो मिश्रित भूमि उपयोग जैसे आवासीय, रेजिडेंशियल, वाणिज्यिक, कमर्शियल, शिक्षा, मनोरंजन इत्यादि और खुली जगहों के साथ परिवहन को जोड़ती है। हरित नेटवर्क जो शहरों में पार्कों, हरे खुले स्थानों और मिश्रित भूमि को जोड़ता है, निम्नलिखित लाभ ला सकता है। इसके ये एडवांटेजेस हो सकते हैं, जैसे चलने, साइकिल चलाने और सार्वजनिक परिवहन के साधनों के रूप में उपयोग के स्तर में वृद्धि, और जो शारीरिक गतिविधि को बढ़ावा देती है, मतलब कि हमारी फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करती है। फिजिकल हेल्थ के साथ साथ हमारी मेंटल हेल्थ को भी इम्प्रूव करती है। शहरी आबादी में सामाजिक संपर्क, सोशल इंटरेक्शन हम लोगों में आपस में बढ़ता है। अगर हम खुले स्थानों में जाते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो ऐसे जगहों पर हमारा सोशल इंटरेक्शन भी बढ़ता है। अगर रणनीतिक रूप से अगर इसे लगाया जाए तो ग्रीन कॉरिडोर पैदल चलने वालों को खुली सड़कों पर हानिकारक प्रदूषण से बचा सकते हैं। प्रकृति के साथ शहरी नागरिकों के लिए बातचीत के सकारात्मक स्तर को बढ़ा सकते हैं। जो हमारी उष्ण कटिबंधीय और समशीतोष्ण जलवायु है, ट्रॉपिकल और टेम्परेट क्लाइमेट है, जैसे दिल्ली की टेम्परेट क्लाइमेट है,
इसमें अगर देखा होगा हमने, जो हमारे फुटपाथ्स वगैरह होते हैं या रोड्स वगैरह होते हैं, उनके दोनों तरफ पेड़ लगाए जाते हैं। तो जैसे जैसे वो पेड़ ग्रो करते हैं तो वो एक छाव प्रदान करते हैं, जो हमें धूप से बचाते हैं। एक दूसरे के करीब लगाए गए पेड़ वायु प्रदूषण और शहरी गर्मी द्वीप प्रभाव को भी कम करते हैं, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट को कम करते हैं। शहरी गर्मी द्वीप तब होता है जब शहर प्राकृतिक भूमि कवर को, फुटपाथ, इमारतों और अन्य जगह को घनी सांद्रता से, मीन्स जब डेवलपमेंट की डेंसिटी ज्यादा बढ़ जाती है, जब कंक्रीट एक पर्टिकुलर पोर्शन एक जगह पर ज्यादा है, तो कंक्रीट क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है हीट को और उसको रिटेन रखता है। तो उससे क्या होता है, जो अगर एयर कंडीशनिंग का हम यूज करते हैं तो उसकी एनर्जी की कंजम्पशन ज्यादा बढ़ती है, वायु के प्रदूषण के स्तर में गिरावट आती है और गर्मी से संबंधित बीमारी और मृत्यु दर को बढ़ाता है। वन्य जीवन के लिए शहरी क्षेत्रों के माध्यम से स्थानांतरित करने के लिए एक प्राकृतिक नेटवर्क प्रदान करता है और हरे भरे स्थानों में शामिल होने से जैव विविधता में वृद्धि होती है। ब्लू कॉरिडोर, ब्लू से मतलब है वाटर कॉरिडोर, जितनी भी वाटर बॉडीज हैं। नीले गलियारों में शहरी क्षेत्रों को पार करने वाले सभी प्राकृतिक या मानव जनित जलमार्ग शामिल हैं, जो शहरी तना या शाखाएं बन सकते हैं, जो वास्तविक शहरी जल विज्ञान प्रणाली बनाते हैं। इसमें नदियां, रिवर्स, हमारी नहरें, तालाब, वेटलैंड्स, बाढ़ के मैदान और जल उपचार सुविधा जैसे जल निकायों को ये रेफर करता है। इसका एक और फायदा होता है, इससे बाढ़ के जो जोखिम होते हैं उसको हम प्रबंधित करने और जीवों और वनस्पतियों की जैव विविधता को बनाए रखने के लिए, बायोडायवर्सिटी को मेंटेन करते हैं। शहरी वातावरण की रणनीतिक स्थानिक योजना के हिस्से के रूप में नीले हरे गलियारों का उपयोग पानी के सतहों और हरे क्षेत्र को एकत्रित करने के लिए उपकरणों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह अवधारणा मुख्य रूप से उन शहरों पर लागू होती है जो नदियों द्वारा पार किए जाते हैं या जल कुंडों या नहरों के निकट स्थित है। ये गलियारे शहरी सौंदर्य शास्त्र एस्थेटिक्स को भी मजबूत करते हैं और लोगों की जरूरतों को प्रकृति के अनुरूप बनाते हैं। हरित पट्टी, हरित पट्टी जैसा कि आप पृष्ठभूमि में देख पा रहे हैं, बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं, ये एक फ्लाईओवर है और ये क्लोवर्स हैं उसके। तो क्लोवर्स के बीच की जो भूमि होती है वो ऐसे ही रहती है, तो उसकी जगह हमने ये ग्रीन एरियाज बना दिए हैं, जिन्हें हम ग्रीन बेल्ट्स भी बोलते हैं। मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स के बाहर देखेंगे हम, रोड के दोनों तरफ भी देखते हैं तो ग्रीन बेल्ट्स होती हैं। और सेंटर में अगर वो हमारे जो बाइफर्केशन के लिए, रोड्स के लिए जो यूज होता है, वहां भी हम ग्रीन बेल्ट्स बना देते हैं। तो हरित पट्टी बेसिकली प्राकृतिक वातावरण के तत्वों की रक्षा की दृष्टि से बड़े शहरों के चारों ओर सीमांकित क्षेत्र हैं। इन भूमि में खुले स्थान जैसे पार्क, खेत, जंगली भूमि या उनका संयोजन शामिल हो सकता है, जैसा कि शहरों, विशेष जिलों और अन्य अधिकार क्षेत्रों द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। मतलब कि अर्बन प्लानिंग जो हमने अभी डिस्कस किया था, उसमें उसके कंसेप्ट में जो सेट ऑफ एक्टिविटीज है उसमें ग्रीन बेल्ट्स भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। साथ ही वे अपने अनियंत्रित विस्तार को रोकने के लिए मूल्यवान पारंपरिक परिदृश्यों को संरक्षित करना, मतलब सेफ गार्ड करना लैंडस्केप को, और अवकाश और मनोरंजन के लिए अतिरिक्त क्षेत्रों को सुनिश्चित करने के लिए। हरित पट्टी का एक विकल्प पीली हरी पट्टियां हैं, जो कृषि फसलों के साथ वन वनस्पति को जोड़ती हैं। जलवायु परिवर्तन और जंगल की आग के खतरों में तेजी के साथ लोगों और पर्यावरण के लिए ग्रीन बेल्ट की रक्षा करना और बढ़ाना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। जैसे जंगलों में अगर आग लग जाती है तो ये जो स्थान है, हमें एक तरह से बफर का यूज भी करते हैं, हम इन जगहों में जाके शरण भी ले सकते हैं। तो महामारी के दौरान हमने अनुभव किया कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बाहर की पहुंच कितनी आवश्यक है। अगर हम इसका ढंग से प्लान करें, अभी हमने कोविड के टाइम पर भी देखा, हमें घर में ही बंद होना पड़ा। अगर हमारे आसपास ग्रीन एरियाज हैं तो हम उन ग्रीन एरियाज में बैठकर और हमारे अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को के सुधार में कितना आवश्यक बन जाते हैं ग्रीन बेल्ट्स, ये इन चीजों से पता लगता है। शहरी जंगल, वन, अर्बन फॉरेस्ट। ऐसा एक शहरी जंगल एक शहरी क्षेत्र में पेड़ों और झाड़ियों को शामिल करते हैं, जिसमें यार्ड में पेड़, सड़कों और उपयोगिता गलियारे, यूटिलिटी कॉरिडोर्स के साथ संरक्षित क्षेत्रों में और वाटरशेड में शामिल है। इसमें अलग अलग पेड़, सड़क के पेड़, पेड़ों के साथ हरे भरे स्थान और यहाँ तक कि संबंधित वनस्पति और पेड़ों के नीचे की मिट्टी भी शामिल है। 5 जून 2020 को विश्व पर्यावरण दिवस के उत्सव के दौरान जो भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री उस टाइम जो थे, प्रकाश जावड़ेकर जी थे, उन्होंने एक योजना का, वन परियोजना का शुभारंभ किया था। इस योजना का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में देश भर के 200 शहरों में शहरी जंगल वन क्षेत्र बनाना है।
इसके लिए जो महाराष्ट्र के पुणे स्थित वारजे अर्बन फॉरेस्ट को रोल मॉडल माना जाएगा। ये उस 5 जून 2020 को ये प्रकाश जावड़ेकर जी ने इसके बारे में इसका शुभारंभ किया था, इस पर्टिकुलर फंक्शन का। तो उन्होंने, आई थिंक जो भी लोग पुणे गए हैं उनको स्मृति वन या वारजे अर्बन फॉरेस्ट के बारे में पता होगा कि ये पहले एक बिल्कुल बंजर भूमि थी। ये 25 हेक्टेयर में फैली हुई थी, जिसमें बिल्डर्स ने एनक्रोचमेंट किया हुआ था, झुग्गियां थी वहां पे। तो 5 साल पहले जो महाराष्ट्र वन विभाग है 2015 के आसपास टेरी के साथ मिलकर, टेरी एक एनजीओ है, टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन रिसर्च एंड रिहेबिलिटेशन फॉर द एनवायरनमेंट, उन्होंने टाटा मोटर्स और परसिस्टेंट फाउंडेशन के साथ मिलकर यहाँ पर इस बंजर भूमि को एक वन बनाने के में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सबसे पहले उन्होंने 8 फीट के जो विभिन्न प्रकार के पौधे रोपे गए, इसमें इंडिजीनियस जो प्लांट्स थे वो लगाए गए, जिसमें बरगद, पीपल, सोनचाफा, आपटा, नीम, कंचन, गोल्डन बांस, बादाम, कट, आंवला आदि पेड़ लगाए गए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये परियोजना टिकाऊ रहे, सस्टेनेबल रहे, लोगों की जो भागीदारी है उसको प्रोत्साहित किया गया। एडवर्टीजमेंट आसपास की गई, लोगों को ये बोला गया कि वो अपनों की याद में भी यहाँ पे पेड़ों को अपना सकते हैं और उनकी टेक केयर कर सकते हैं। तो 5 साल के बाद परिणाम अब सभी के सामने है। स्मृति वन में आज 6500 से अधिक बड़े पेड़ हैं, कुछ 25 से 30 फीट लंबे हो गए हैं। आज उस जंगल में 23 पौधों की प्रजातियां हैं, 29 पक्षियों की प्रजातियां हैं, 15 तितलियों की प्रजातियां हैं, 10 रेप्टाइल्स की और 3 स्तनपायी प्रजातियों के साथ बायोडायवर्सिटी में रिच है। 5 पानी के तालाब बनाए गए हैं और 2 वॉच टावर लगाए गए हैं। अगर हम इस चित्र में देखते हैं, ये पहले इस तरह की बंजर भूमि थी, जो कि आज की डेट में ये पूरा के पूरे फॉरेस्ट के कवर में तब्दील हो गई है। पहले 8 से 10 फीट के जो पौधे लगाए गए हैं, उसके बाद से अभी ये वॉकवे है वहाँ के अंदर का, तो दोनों तरफ से पेड़ों की कैनोपी बन गई है। तो इस तरह से हम वन को डेवलप कर सकते हैं, किसी भी बंजर भूमि को डेवलप कर सकते हैं। शहरी खेत, ये शहरी खेत है। अगर हम इस चित्र में देखें तो ये शहर के अंदर फार्मिंग है, अगर आप ढंग से इसे देखेंगे तो। शहरी खेत क्या है? शहरी खेत बेसिकली शहरी समुदायों के सदस्यों के लिए ताजा और प्राकृतिक उत्पाद प्राप्त करने के उद्देश्य से फसलों को उगाने के पारंपरिक तरीके का जिक्र करते हुए एक आधुनिक शहरी अवधारणा का प्रतिनिधित्व करते हैं। खाद के साथ मिट्टी को उर्वरित करना आदर्श होगा, जैसे कि ग्रामीण पारिस्थितिक खेतों के मामले में होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है, जैसे हम अगर अर्बन एरियाज में फार्मिंग करते हैं, तो जो हमारी जरूरतें हैं उन जरूरतों के लिए हमें खेतों में जो दूर स्थित हैं उन पे निर्भरता हमारी कम होगी। अगर निर्भरता कम होती है तो जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट होती है या ट्रांसपोर्टेशन के कारण जो पोल्यूशन होता है उसमें कमी आएगी। ये बढ़ते पौधों और जानवरों को पालने को संदर्भित करता है, जो एक शहर या कस्बे के भीतर भोजन का उत्पादन करते हैं। इसमें प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग और फिर उस उत्पाद को पूरे शहर में वितरित करना भी शामिल है। शहरी खेती अन्य क्षेत्रों या देशों से भोजन, सब्जियों और फलों के परिवहन के दौरान कार्बन उत्सर्जन को कम करके कार्बन पदचिह्न को कम करते हैं। ये उन खेतों को भी राहत देता है जहां पारंपरिक रूप से कृषि का अभ्यास किया जाता है, जिससे भूमि प्राकृतिक पुनर्जन के लिए मुक्त हो जाती है। हरी इमारतें, ग्रीन बिल्डिंग्स। ग्रीन बिल्डिंग्स के बारे में इसकी एक प्रस्तुति पहले मेरे सहकर्मी कर चुके हैं, तो इस पे मैं ज्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं। तो हरित भवन वे इमारतें हैं जिनका निर्माण और उपयोग उनके पूरे जीवन चक्र के दौरान पर्यावरण के संबंध में अधिक जिम्मेदार तरीके से किया जाता है। इसमें डिजाइन, निर्माण, उपयोग, रखरखाव, पुनर्वास और विध्वंस शामिल है। इमारतों को इस तरह से डिजाइन किया जाता है ताकि ऊर्जा, पानी और अन्य नवीकरणीय संसाधन, रिन्यूएबल रिसोर्सेज का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जा सके। ऊर्जा दक्षता अत्यंत महत्वपूर्ण है। अधिकांश हरित भवन पारंपरिक भवनों की तुलना में 40% कम ऊर्जा की खपत करते हैं। तो इस प्रदर्शन तक पहुंचने के लिए इमारतों का आकार और विन्यास, प्राकृतिक प्रकाश का उपयोग, ऊर्जा की निष्क्रिय प्रणाली, पैसिव सिस्टम ऑफ एनर्जी जैसे ग्रीन हाउसेज, रूम्स, सनरूम्स, स्वचालित और कुशल प्रकाश व्यवस्था, कुशल एयर कंडीशनिंग सिस्टम और इष्टतम थर्मल गर्म रंगों का उपयोग, वार्म कलर्स का यूसेज, मनोवैज्ञानिक प्रभाव वाले और वैकल्पिक ऊर्जा का उपयोग, इन पहलुओं पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। हरी दीवारें या ऊर्ध्वाधर उद्यान, ग्रीन वॉल्स और वर्टिकल गार्डन्स। तो सबसे पहले मैं इसके नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ।
नेक्स्ट स्लाइड पे इसमें इस फिगर में अगर आप देखेंगे तो ये हमारी स्ट्रक्चरल वॉल है, इसके पीछे स्कैफोल्डिंग है। स्कैफोल्डिंग के आगे पीवीसी की सीट है, उस सीट के आगे दो पॉलीमाइड की फेट्स लगी हुई है। तो जो हमारे पेड़ हैं, जो छोटे छोटे पौधे हैं, वो इन पॉलीमाइड फेट्स के बीच में ग्रो करते हैं। तो इनका जो बेस होता है वो वर्टिकल पोर्शन पे ही होता है, ना कि बेस में होता है, जैसा कि हमारा ग्रीन फसाड में होता है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे वर्टिकल गार्डन्स के। हमने मेट्रो के पिलर्स वगैरह पे भी देखा है ये उन वर्टिकल गार्डन्स को। तो हरी दीवारें खड़ी संरचनाएं होती है जिनमें विभिन्न प्रकार के पौधे या अन्य हरियाली जुड़ी होती है। हरियाली को अक्सर मिट्टी, पत्थर या पानी से युक्त विकास माध्यम में लगाया जाता है। क्योंकि दीवारों में जीवित पौधे हैं, ये आमतौर पर अंतर्निहित सिंचाई प्रणाली की सुविधा देते हैं। इसमें बिल्ट इन इरिगेशन सिस्टम होता है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का इसमें जनरली यूसेज होता है। रंग की दीवारें, हरे रंग के अग्रभाग, जैसे ग्रीन फसाड है, ग्रीन फसाड को जैसे मैंने बताया उसका जो डेवलपमेंट का जो होता है वो बेस में होता है, ना कि वर्टिकल पोर्शन में, जैसा कि ग्रीन वॉल्स में होता है। हरे रंग की टाइपोलॉजी से भिन्न होती है क्योंकि उनके पास मेजबान दीवार के ऊर्ध्वाधर चेहरे पर समर्थित विकास माध्यम होता है, जबकि ग्रीन फसाड में केवल आधार पर विकास माध्यम होता है। ये कंटेनर के अंदर या जमीन के बिस्तर के रूप में लगाए जाते हैं। हरे रंग के अग्रभाग आमतौर पर चढ़ाई करने वाले पौधों को समर्थन करते हैं। मीन्स ये क्लाइंबिंग ट्रीज होते हैं। अगर हम ग्रीन फसाड की बात करते हैं तो वो क्लाइंबिंग ट्रीज होते हैं, क्लाइंबिंग प्लांट्स होते हैं, जैसे मनी प्लांट्स वगैरह। ये है वर्टिकल गार्डन्स। दीज आर डिफरेंट फ्रॉम ग्रीन फसाड। तो ऊर्ध्वाधर चेहरे पर चढ़ते हैं, जबकि हरी दीवारें विभिन्न प्रकार की पौधों की प्रजातियों को समायोजित कर सकती है। हरी दीवारों को घर के अंदर या बाहर लगाया जा सकता है, जैसे फ्री स्टैंडिंग इंस्टॉलेशन। इन दिस केस दिस इज फ्री स्टैंडिंग इंस्टॉलेशन में यह मौजूदा होस्ट दीवारों से जुड़ा हुआ है और विभिन्न आकारों में लागू होता है। वर्टिकल फॉरेस्ट एक स्थायी आवासीय भवन के लिए एक मॉडल है जो महानगरीय वनीकरण या मेट्रोपॉलिटन एफोरेस्टेशन के लिए एक परियोजना है, जो क्षेत्र पर शहर के विस्तार के निहितार्थ इम्प्लीकेशंस के बिना पर्यावरण और शहरी जैव विविधता को उत्थान में योगदान देता है। यह शहर के भीतर प्रकृति के वर्टिकल डेंसिटी का एक मॉडल है जो बड़े शहरी और महानगरीय सीमाओं के वनीकरण और प्राकृतिकरण के लिए नीतियों के संबंध में संचालित होता है। ऊर्ध्वाधर वन का पहला उदाहरण इटली के मिलान शहर में है। यहाँ पे 110 और 76 मीटर ऊंचाई के दो टावर बनाए गए हैं जिसमें 900 पेड़ लगाए गए हैं और प्रत्येक की ऊंचाई 3, 6 या 9 मीटर के आसपास है। इसमें टोटल 20,000 पौधों की एक विस्तृत श्रृंखला से झाड़ियों और फूलों के पौधों को सूर्य के संपर्क के अनुसार वितरित किया गया है। ये इटली के मिलान में ये दो टावर्स हैं। ये 76 मीटर ऊंचा है, ये 110 मीटर ऊंचा है। और इसमें पेड़ लगाए गए हैं जो कि 3, 6 और 9 मीटर ऊंचे हैं। और इसमें झाड़ियां, और इसमें देखेंगे आप पूरा का पूरा जो फसाड है इसका, वो पूरा का पूरा वर्टिकल पूरा ग्रीन है, पूरा का पूरा पेड़ों से, झाड़ियों से युक्त है। तो इन इसका एडवांटेज ये होता है कि ये जो बायोडाइवर्सिटी है उसको भी इंक्रीज करता है, एक इकोसिस्टम बनाता है। यहाँ पे जो वन्य जीव हैं, जो बर्ड्स की प्रजातियां हैं, जो छोटे जीव जंतु हैं, वो भी इनमें आके रहते हैं और अपना एक इको सिस्टम डेवलप करते हैं। तो ये प्रकृति के साथ एक जुड़ाव इसमें महसूस होता है। जो ऊर्ध्वाधर वन है वो जैव विविधता को बढ़ाते हैं। ये एक इको सिस्टम स्थापित करने में मदद करता है जहाँ एक अलग प्रकार की वनस्पति एक ऊर्ध्वाधर वातावरण बनाती है, जिसे पक्षियों और कीटों द्वारा भी उपनिवेशित किया जा सकता है, कॉलोनाइज किया जा सकता है। ऊर्ध्वाधर वन एक सूक्ष्म जलवायु माइक्रो क्लाइमेट बनाने और शहरी वातावरण में मौजूदा धूल के कणों को फिल्टर करने में भी मदद करता है। पौधों की विविधता नमी बनाने में मदद करती है और कार्बन डाइऑक्साइड और धूल को एब्जॉर्ब करती है, अवशोषित करती है, एब्जॉर्ब करती है। ऑक्सीजन का उत्पादन करती है। लोगों और घरों को हानिकारक सूरज की किरणों और ध्वनि प्रदूषण से भी बचाती है। हरी छतें, जैसा कि हमने देखा है, जो हमारी छतें हैं उन पे भी हम उनको भी ग्रीन कवर दे सकते हैं, उन पे घास लगा सकते हैं, पेड़ पौधे उगा सकते हैं। तो एक हरी छत एक जलरोधक प्रणाली पर लगाए गए वनस्पति की एक परत है जो एक फ्लैट या थोड़ी ढलान वाली छत के ऊपर स्थापित होती है। हरी छतों को वनस्पति या पर्यावरण छत के रूप में भी जाना जाता है। ये तीन मुख्य श्रेणियों में आती है, जैसे व्यापक, गहन और अर्धगहन। एक्सटेंसिव, इंटेंसिव एंड सेमी इंटेंसिव। व्यापक में जो मिट्टी होती है वो 6 इंच के से भी कम होती है और एक मामूली छत भार होता है। सीमित पौधों की विविधता
न्यूनतम पानी की आवश्यकताओं के साथ जो होती है वो एक व्यापक छत के रूप में हम उसे जानते हैं। गहन हरी छतों में मिट्टी की जो डेप्थ है वो इंक्रीज हो जाती है। कभी कभी कई फीट जो छोटे पेड़ होते हैं वो अलग प्रकार के विभिन्न प्रकार के पौधों के चयन के साथ हम लगा सकते हैं। लेकिन इसमें ड्यूरिंग डिजाइनिंग हमारा स्ट्रक्चर लोड इंक्रीज होता है, डेड लोड इंक्रीज होता है। तो इसका डिजाइनिंग हमें ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन से पहले ही उसका लोड को कंसिडर करते हुए उसका डिजाइन करना होता है। इसमें ज़्यादा रख रखाव और पानी की आवश्यकता होती है। तो अर्ध गहन जो सेमी इंटेंसिव होती है उसमें दोनों की प्रॉपर्टीज शामिल है, व्यापक की भी और गहन छतों की भी। तो हरे रंग की छतें एक इमारत के लिए कई उद्देश्यों की पूर्ति करती है, जैसे वर्षा जल को अवशोषित करना, एब्जॉर्ब करना रेन वाटर को, इंसुलेशन प्रदान करना, वन्य जीवन के लिए आवास बनाना, परोपकार बढ़ाना, इंक्रीजिंग बेनेवोलेंस, और छत के आसपास के लोगों के तनाव को कम करना और अधिक सौंदर्यपूर्ण रूप से सुखद परिदृश्य प्लेजेंट लैंडस्केप प्रदान करना, और शहरी हवा के तापमान को कम करने में मदद करता है। स्पंज शहर और स्पॉन्ज सिटीज। स्पॉन्ज सिटीज एक शहरी क्षेत्र है जिसे विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके अतिरिक्त वर्षा से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका फायदा ये होता है कि जब अक्सर भारी बारिश होती है या हाई टाइड्स आते हैं या नदियों में पानी की मात्रा बढ़ जाती है तो ये बाढ़ से निपटने में भी मदद करता है। केवल कठोर सतह पे इसको कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं? जो हमारी इम्परवियस सरफेसेस हैं, जो कठोर सतह हैं, उनको कम करके हम परवियस जो हमारे पेवमेंट्स हैं उनको इंक्रीज करना करके बाढ़ की घटनाओं की गंभीरता और आवृत्ति को कम करने में महत्वपूर्ण अंतर ला सकती है। कुशल चैनलिंग और भंडारण प्रणालियों के साथ इस दृष्टिकोण को पूर्ण करने से पानी की कमी की आवृत्ति का मुकाबला करने में मदद मिल सकती है, जो बड़े शहरों में विशेष रूप से तीव्र हो सकती है। अगर हम इस चित्र को देखें तो इसमें ये पूरा इम्परवियस सरफेस है बिल्डिंग में। तो इसमें क्या है, जो हमारी रन ऑफ है वो 80% से भी ज्यादा होता है। अगर हम इसी को ग्रीन रूफ में कन्वर्ट कर दें, पेड़ पौधे लगा दें और परवियस पेवमेंट्स कर दें, परमिएबल पेवमेंट्स, तो हमारा जो रन ऑफ है, स्टॉर्म वाटर रन ऑफ है, वो 40% से भी कम हो जाता है। इस प्लानिंग में हमें परवियस पेवमेंट, रेन वाटर रिसाइकलिंग, ओपन कैनाल्स, वेटलैंड्स का कंस्ट्रक्शन, रेन वाटर गार्डन, फॉरेस्ट, लेक्स, ग्रीन रूफ्स, ग्रीन फसाड्स, इस तरह का उपयोग करके, इस तरह की प्लानिंग करके हम इस तरह की सर्फेसेस बना सकते हैं, इस तरह की स्पॉन्ज सिटीज क्रिएट कर सकते हैं। 20 मिनट के पड़ोस, 20 मिनट नेबरहुड्स, ये कंसेप्ट बेसिकली अभी लेटेस्ट ही आया है कोविड के बाद। तो 20 मिनट का पड़ोस स्थानीय रूप से रहने के बारे में, लोगों को सुरक्षित साइकिल चालन और स्थानीय परिवहन विकल्पों के साथ घर से 20 मिनट की पैदल दूरी के भीतर अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने की क्षमता प्रदान करता है। 20 मिनट के पड़ोस, जिसे 15 मिनट के शहर के रूप में भी जाना जाता है, का विचार दुनिया भर में रुचि के साथ बढ़ा है, खासकर जब से कोविड-19 महामारी ने हमें जहाँ रहते हैं उसके रहने के महत्व पर प्रकाश डाला है। 20 मिनट के पड़ोस का विचार स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देना, लोगों के स्वास्थ्य और भलाई में सुधार, समुदाय में सामाजिक संबंधों को बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन से निपटने सहित कई लाभ प्रस्तुत कर सकता है। अगर हम इस चित्र को देखें तो इस चित्र में ये सारे के सारे जो फीचर्स हैं, जो इसका कंसेप्ट है, उसको पूरा का पूरा डिफाइन करता है, जिसमें हमारे 20 मिनट के अंदर ही हमें जो हमारी जरूरत के जो हमारी जिन चीज़ों की हमें डेली नीड्स हैं वो हमें मिल जाएं। तो वो इसके फीचर्स हैं 20 मिनट नेबरहुड के, जिसमें स्थानीय खरीदारी केंद्र, स्थानीय स्वास्थ्य सुविधाएं और सेवाएं, स्थानीय स्कूल, आजीवन सीखने के अवसर, स्थानीय खेल के मैदान, पार्क, हरी भरी सड़कें, सुरक्षित सड़कें, किफायती आवास के ऑप्शंस, सुरक्षित साइकिलिंग नेटवर्क, क्षेत्र के भीतर सार्वजनिक परिवहन, नौकरियों और सेवाओं के साथ अच्छी तरह जुड़ा होना चाहिए। ग्रीन ट्रैक, ग्रीन ट्रेन ट्रैक। ग्रीन ट्रेन एक किफायती, लचीली और पर्यावरण के अनुकूल ट्रेन अवधारणा है, एक कंसेप्ट है जिसे परिभाषित करने के उद्देश्य के साथ एक अनुसंधान, विकास और प्रदर्शन कार्यक्रम है। अपने नेटवर्क पर रेल पटरियों को ग्रीन कॉरिडोर बनाने के उद्देश्य से रेलवे ने 2016 में ये घोषणा स्वच्छ भारत मिशन के हिस्से के रूप में इसकी घोषणा की थी कि 175 सबसे पहले 175 किलोमीटर लंबी लाइन जो कि वेस्ट डिस्चार्ज फ्री की जाएगी। गुजरात में 141 किलोमीटर लंबा ओखा कनालूस मार्ग और 34 किलोमीटर लंबा पोरबंदर वांसलिया खंड अब ग्रीन ट्रेन कॉरिडोर बन गए। अभी मोस्टली अगर हम 2020 अगर 21 की बात किया जाए
तो अराउंड 80 to 90% जो हमारी ट्रेन्स हैं उनको कन्वर्ट कर दिया गया है ग्रीन ट्रेन ट्रैक में। उसमें बायो टॉयलेट्स वगैरह लगा दिए गए हैं। भारतीय रेलवे का 2030 तक दुनिया की पहली हरित रेलवे बनने की उम्मीद है, अधिक ग्रह के अनुकूल होने के लिए। इसमें रेलवे द्वारा उठाए गए कदमों में रेलवे का विद्युतीकरण, इंजनों, ट्रेन और निश्चित प्रतिष्ठानों की ऊर्जा दक्षता में सुधार। जो मैंने 70 से 80% के करीब जो मैंने डिस्कस किया वो बेसिकली बायो टॉयलेट्स के रिगार्डिंग है। अभी जो रेलवे में इलेक्ट्रिफिकेशन है, इंजनों को की एफिशिएंसी इंक्रीज करना है, जो स्टेशनों प्रतिष्ठानों के लिए हरित प्रमाणन प्राप्त करना है, कोचों में जैव शौचालय लगाना और ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों पर स्विच करना शामिल है। उन पर अभी वर्क चल रहा है और 2030 तक हमें उम्मीद है कि हम अपने जो हमने एम से निर्धारित किए हैं हम उनको पाने में सफल हो पाएंगे। कदमों को बिजली में बदलना, टर्निंग फुट स्टेप्स इनटू इलेक्ट्रिसिटी। हर दिन शहरों में लाखों लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने का काम करते हैं। अब ये कदम पैदल चलने वालों के अलावा और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। इसे हम बिजली भी बना सकते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक एक बहुक्रियाशील मल्टीफंक्शनल कस्टम फ्लोरिंग सिस्टम है। जैसे पहले मैं आपको स्लाइड्स में दिखा देता हूँ। ये एक बेसिकली ये टाइल सिस्टम है जिसमें वर्टिकल जनरेटर्स लगे हुए हैं। जैसे ही हमारा फुट स्टेप्स इस पे पड़ता है तो ये वर्टिकल उसको डिस्प्लेस करता है जनरेटर्स को, जो रोटेट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। जैसे ही लोग टाइलों पर कदम रखते हैं उनका वजन विद्युत चुंबकीय प्रेरण जनरेटर को लंबवत रूप से विस्थापित करने का कारण बनता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक घूर्णन गति होती है जो ऑफ ग्रिड बिजली उत्पन्न करती है। As people step on the tiles, their weight causes electromagnetic induction generators to vertically displace, which results in a rotatory motion that generates off-grid electricity. इस पद्धति का उपयोग करते हुए एक सिंगल फुट स्टेप लगभग 20 सेकंड के लिए एक एलईडी लाइट बल्ब को प्रकाश में लाने के लिए पर्याप्त शक्ति उत्पन्न कर सकता है। इस इनोवेशन पर काम करने वाली कंपनी पेयोजन है, जिन्होंने फिलहाल सेंट्रल लंदन की एक गली में स्मार्ट फ्लोरिंग लगाई है। सरल उपकरण पदचिह्नों को एकत्रित करके कार्य करेगा। इसके अलावा ये लोगों की खरीदारी की आदतों, जो लोग विंडो शॉपिंग करते हैं तो उनके जो फुट स्टेप्स है उनको लेकर के ये बिजली उसको बिजली में कन्वर्ट किया जा सकता है। अदरवाइज वो एनर्जी एक तरह से वेस्ट एनर्जी होगी। तो टाइल में जो मौजूद स्मार्ट डिवाइस को फुटपाथ पर रखा गया है। जब लोग टाइल पर चलते हैं तो अंदर के 3 जनरेटर बॉडी वेट द्वारा चालू होते हैं। ये 3 जनरेटर्स हैं। ये ट्रायंगल की शेप में टाइल्स हैं जिनको जनरेटर्स के ये जो जनरेटर इनके ऊपर रखा गया है। जनरेटर टाइल के तीनों कोनों में से प्रत्येक पर मौजूद है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि जब भी कोई व्यक्ति अपना पैर रखता है तो तीनों चालू हो जाते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव रिसाइकलिंग एंड कंपोस्टिंग प्रोग्राम्स, व्यापक पुनर्चक्रण और खाद बनाने के कार्यक्रम। कई देशों में पुनर्चक्रण अनौपचारिक रूप से लैंडफिल, अनियंत्रित डंप और सड़कों पर होता है। ये इसके इसके ऊपर भी एक प्रस्तुति हो चुकी है। मैला ढोने वाले या कचरा बीनने वाले अक्सर बिना किसी संगठन, पर्यवेक्षण या विनियम के पुनः उपयोग या बिक्री के लिए सामग्री एकत्रित करते हैं। जबकि मैला ढोना या कचरा उठाना प्लास्टिक, कांच, धातु और कागज की मात्रा को कम करने में बहुत प्रभावी हो सकता है, जिसके लिए अंततः निपटान की आवश्यकता होती है। इन गतिविधियों को आगे बढ़ाने से कार्यकर्ता जो स्वास्थ्य के लिए वो हानिकारक हो सकता है। तो संगठित या औपचारिक पुनर्चक्रण कार्यक्रमों में मैला ढोने वाले या कचरा बीनने वालों को शामिल करने से उनकी काम करने की स्थिति और स्थानीय वातावरण की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है। तो खाद बनाने से स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं, जो हमारा वेस्ट जनरेट होता है, अगर हम पायरोलिसिस प्रोसेस से करें तो उससे हम ये बायोचार में कन्वर्ट कर सकते हैं और ये बायोचार हमारा जो काफी न्यूट्रिएंट्स प्रदान करता है हमारे जो क्रॉप्स को हम उगाते हैं। तो हम इसका सेग्रीगेशन करके और पायरोलिसिस प्रोसेस के थ्रू बायोचार का बना सकते हैं और उसको फिर हम अपने फार्मर्स को दे सकते हैं, जो फर्टिलाइजर के तौर पर काम करेगा। तो जैविक कचरे को बदलकर जो शहरी और कृषि उपयोगी के लिए एक विपणन योग्य उत्पाद में कई शहर अपशिष्ट धाराओं का एक बड़ा हिस्सा है। पुनर्चक्रण और खाद के एक साथ आय प्रदान कर सकते हैं, कचरे को काफी कम कर सकते हैं और ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम कर सकते हैं। और इसी उसमें रिसाइकल, रिड्यूस और रीयूज का एक स्लोगन दिया था। मेरी बिटिया ने एक रिसाइकल के ऊपर एक राइम को रिसाइट किया था लास्ट ईयर, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। Good morning, Patty, judges, and my dear friends.
Please be wise and recycle. Always nice. Thank you. Have a nice day. सह उत्पादन को जनरेशन। सह उत्पादन कंबाइंड हीट एंड पावर, एक ही समय में बिजली और उपयोगी गर्मी उत्पन्न करने के लिए एक हीट इंजन या पावर स्टेशन का उपयोग है। जैसा कि हम जानते हैं, जैसे बहुत जगह पर पावर प्लांट्स लगे हुए हैं, कोल फायर्ड पावर प्लांट्स, तो उनमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, लेकिन जो उससे हीट डेवलप होती है वो हीट एक तरह से वेस्ट चली जाती है। तो को जनरेशन एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम हीट का भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सके और वेस्ट जो हीट जनरेट हो रही है उसका वेस्टेज कम से कम। तो सह उत्पादन ईंधन या गर्मी का अधिक कुशल उपयोग है, क्योंकि अन्यथा बिजली उत्पादन से बर्बाद गर्मी कुछ उत्पादक उपयोग में आती है। संयुक्त ताप और शक्ति संयंत्र हीटिंग के लिए अन्यथा बर्बाद तापीय ऊर्जा की वसूली करते हैं। इसे कंबाइंड हीट एंड पावर डिस्ट्रिक्ट हीटिंग भी कहा जाता है। उच्च तापमान वाली गर्मी की आपूर्ति पहले गैस या भाप टरबाइन से चलने वाले जनरेटर को चलाती है। परिणामी निम्न तापमान अपशिष्ट उष्मा वेस्ट हीट का उपयोग तब पानी या स्थान को गर्म करने के लिए किया जाता है। ये छोटे पैमाने पर किया जाता है, जनरली 1 मेगावाट से कम में। एक गैस इंजन या डीजल इंजन का उपयोग किया जा सकता है। तो अगर हम इस चित्र के माध्यम से समझें तो हमें कोल फायर्ड प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, बट उसका जो वेस्ट एनर्जी है, वो जो एनर्जी है वो लॉस हो जाती है। और अगर हमें हमें किसी स्थान को गर्म करना है तो उसके लिए हमें फिर बॉयलर यूज करना पड़ता है, जो कि हीटिंग ऑयल के माध्यम से उस स्थान को गर्म करते हैं। को जनरेशन में इस एनर्जी लॉस कम हो जाता है और ये दोनों चीजों को एक साथ ही प्रोवाइड करता है। इलेक्ट्रिसिटी भी मिलती है और हम जो वेस्ट एनर्जी थी उसका यूटिलाइजेशन हम उस स्थान को गर्म करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो पारंपरिक बिजली उत्पादन 65% तक ऊर्जा क्षमता को अपशिष्ट गर्मी के रूप में त्याग देता है। मीन्स जो वेस्ट हीट है उसको छोड़ देता है। ये जो वेस्ट एनर्जी है, जो एनर्जी लॉस्ट हो रहा है, ये 65% तक वेस्टेज होती है, जबकि को जनरेशन में 75 से 90% की कन्वर्जन क्षमता होती है। और जो एनर्जी लॉस होता है वो 10 से 25% के बीच में होता है। ये को जनरेशन बेसिकली ठंडी जलवायु में उपयोगी होता है, जहाँ गर्मी का उपयोग इमारतों और औद्योगिक प्रक्रिया को इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में काम करने के लिए किया जा सकता है। साइकिल लेन और पुल, बाइसिकल लेन्स एंड ब्रिजेस। साइकिल पुल साइकिल चालक को कार यातायात से मुक्त पूरे शहर में जाने के लिए एक हवाई मार्ग प्रदान करते हैं। ये पुल परिवहन का एक बहुत ही कुशल तरीका है, जो लोगों को ड्राइव करने के बजाय बाइक चलाने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे सड़कों पर भीड़ भाड़ और तनाव कम होता है। इसके अलावा साइकिल लेन स्वस्थ व्यवहार को प्रोत्साहित करते हैं और एक खुश और कम तनावपूर्ण शहर के वातावरण में योगदान करते हैं। इससे लागत की बचत होती है, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा में वृद्धि होती है और सामुदायिक कल्याण में वृद्धि होगी। कोपेनहेगन डेनमार्क इस बुनियादी ढांचे के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन हमें लगता है कि हर शहर में साइकिल पुल होने चाहिए। ये डेनमार्क के कुछ चित्र हैं, कुछ इमेजेस हैं, जहाँ पे डेडिकेटेड साइकिल लेन्स बनाई गई हैं, साइकिल के पुल बनाए गए, ब्रिजेस बनाए गए हैं। साइकिल के लिए टनल्स, साइकिल चलाने के लिए टनल का उपयोग भी किया जाता है, वहाँ पे टनल्स भी बनाए गए हैं। बिजली के लिए अक्षय ऊर्जा में निवेश, इन्वेस्ट इन रिन्यूएबल एनर्जी फॉर इलेक्ट्रिसिटी। अक्षय ऊर्जा उपयोगी ऊर्जा है जो अक्षय संसाधनों से एकत्रित की जाती है, जो प्राकृतिक रूप से मानव समय के पैमाने पर भर जाती है, जो नेचुरली रिप्लेनिश हो जाती है अपने आप, जिसमें कार्बन तटस्थ स्रोत जैसे सूरज की रोशनी है, सोलर एनर्जी, हवा, बारिश, ज्वार, टाइड्स, लहरें, वेव्स और भूतापीय जियोथर्मल एनर्जी शामिल है। अक्षय ऊर्जा अक्सर 4 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ऊर्जा प्रदान करती है, जैसे बिजली उत्पादन, वायु और जल तापन, शीतलन, परिवहन और ग्रामीण ऊर्जा सेवाएं। अक्षय ऊर्जा का उपयोग करने के पर्यावरणीय और आर्थिक लाभों में शामिल है ऊर्जा उत्पन्न करना जो जीवाश्म ईंधन से कोई ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन नहीं करता है। इससे ग्रीन हाउस गैस डेवलप नहीं होती हैं और कुछ प्रकार के वायु प्रदूषण को भी कम करता है। ऊर्जा आपूर्ति में विविधता लाना और आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करना, ये एक इसका इम्पोर्टेंट एडवांटेज है। विनिर्माण और बहुत कुछ में आर्थिक विकास और रोजगार सृजित करना। थैंक यू फॉर पेशेंट हियरिंग। धैर्यपूर्ण सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही मैं अपनी प्रस्तुति समाप्त करता हूँ।